कहा कि भारत को अगर लड़ाना है तो रेस, प्रजातियों को लड़ाओ। उन्होंने बहुत शोध कराई। एक शोध बड़ा इंटरेस्टिंग है। रिसले साहब का नाम किसी ने सुना? रिसले साहब एंथ्रोपोलॉजी का जो क्लासिफिकेशन किया है कि भारत में कितने तरह के ह्यूमन स्पीसीज हैं। आधार क्या है? माथा कैसा है, नाक कैसी है, आंख कैसी है, ठोड़ी कैसी है, भुजाएं कैसी हैं, लंबाई कैसी है, रंग कैसा है। ये आधार है, जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं, कोई साइंटिफिक आधार नहीं, जो दिख रहा है चेहरा। उन्होंने कहा ये 7 से 9 तरह की क्लासिफिकेशन। कोई ईरानियन आर्यन है, तो कोई यूनानियन आर्यन है, तो कोई द्रविडियन आर्यन है, तो कोई इंडियन आर्यन है, तो कोई द्रविडियन है, कोई द्रविडियन ऑस्ट्रोलाइड है, तो कोई ऑस्ट्रोलाइड निग्राइट है, तो कोई निग्राइट है। इस तरह से उन्होंने गढ़ दिया। यकीन मानो, अगर रिसले साहब का किताब सामने रखो और अपने रिश्तेदारों को शादी ब्याह आजकल चल ही रहा है और उसके आधार पर क्लासिफिकेशन करो, तो आपको लगेगा आपका भाई भिन्न प्रजाति का है, आपकी मां भिन्न प्रजाति की है, आपका बेटा भिन्न प्रजाति का। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, घरे ये क्या हो गया। लेकिन उसको किताबों में अभी भी किसी न किसी रूप में जिंदा है वो दृष्टि, मरी नहीं हो। जबकि जीनोम सीक्वेंसिंग कह रही है, माइक्रोबायोलॉजी की लैब हैदराबाद की, कि ये जो रिसले साहब ने भारत का विभाजन किया प्रजातियों में, ये भ्रामक है। उन्होंने पूरे देश से लगभग 5 लाख सैंपल लिए, विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न कम्युनिटीज से, समुदायों से, विभिन्न विश्वास पद्धतियों, विभिन्न रिलीजन वालों के, और लेने के बाद उन्होंने कहा कि 95% साइंटिफिक जीनोम सीक्वेंसिंग के आधार पर भारत के लोग 95% एक ही प्रजाति के हैं। ये विज्ञान कह रहा है। लेकिन रिसले साहब ने कॉलोनियलिज्म डालने के लिए, हमें लड़ाने के लिए डाल दिया। दूसरा उन्होंने शोध किया भाषा। ग्रियर्सन साहब से शोध कराया और उन्होंने कहा कि ये भारत की जो भाषाएं हैं ये आपस में विरोधी हैं। वो सिद्ध करना चाह रहे थे कि हम कभी राष्ट्र नहीं रहे। ये दृष्टि पैदा की गई शिक्षा के माध्यम से कि हम जो राष्ट्र बना रहे हैं, वेस्टफेलिया जो 1638 में नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया यूरोप का, उसके आधार पर ही भारत 1947 में देश बना है। इससे पहले भारत देश ही नहीं था। अब उनको ठीक से इतिहास हम भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे कि भाई सिविलाइजेशनल स्टेट और नेशन स्टेट क्या 1648 से पहले पूरी दुनिया में कहीं देश नहीं था। लेकिन हम उस कॉलोनिज्म को ठो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने कभी अथर्ववेद का वो मंत्र नहीं पढ़ा, भद्रम इक्षंत स्वर्विदः तपो भिक्षाम उपसेदो अग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस्व जातम तदस्मै देवा उपसे नमः। ऋषियों ने अपने तप तेज से जिस राष्ट्र का निर्माण किया, आओ हम सभी मिल करके एक स्वर से उस राष्ट्र की वंदना करें, उस राष्ट्र का को पुनः गढ़ें, खड़ा करें। यह अथर्ववेद कहता है। लेकिन वो कहते हैं आप राष्ट्र ही नहीं थे, आप तो देश ही नहीं थे। वो हमारे महाजनपदों को भूल गए, वो हमारे मौर्य काल के साम्राज्य को भूल गए, वो हमारे जो यूनिफिकेशन के नाम पर समुद्रगुप्त को भूल गए, वो अकबर को भूल गए। वो जितने भी एक राष्ट्र के रूप में समूचा भारत एक साथ था, बल्कि वो ये भी भूल गए कि खमेर साम्राज्य जो आज का वियतनाम, श्याम, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड है, वो 8वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक पल्लव वंश से शासित था। ये इतिहास में कहीं नहीं पढ़ाते हम। ये ऐतिहासिक फैक्ट है, हम नहीं पढ़ाते। हम ये नहीं पढ़ाते इकोनॉमिक संदर्भ में कि भारत कितना मजबूत था। इससे एक सामर्थ्य पैदा होता कि हम हरे थके पीढ़ी के लोग नहीं हैं। हम 200 वर्षों में थक गए हैं। ऐसी शिक्षा व्यवस्था में दी गई कि हम उपभोक्ता हो गए हैं पाश्चात्य विचारों के और उत्पादों के। एक आग्नन मेडिसन नाम है, कभी सर्च करिएगा, ऑगनस मेडिसन, इकोनॉमिस्ट।
वो सिंह साहब एक आंकड़ा देता है, बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। कहता है पहली शताब्दी में पूरी दुनिया की जितनी जीडीपी थी उसका 33.5% जीडीपी भारत की थी, 1/3। और चाइना 26% पर दूसरे नंबर पर था। फिर कहता है 1000 सी में पूरी जीडीपी का भारत 29% था और चाइना 26.4% था। बाकी पूरी दुनिया शेष में थी, बाकी बचे। फिर कहता है जब हम आते हैं 1820 सी में, 1820, तब कहता है कि फिर भी भारत 26% था, 1/4 था पूरे दुनिया का जीडीपी, और चाइना 24.2% था शुरू से लेकर के 1820 तक। आग्नस मैडिसन तो 1C की बात करता है इस एरा के शुरू करने के बाद, अध्यक्ष 1C की बात करता है। लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे तो रोमन साम्राज्य से हम मसाले ले जाते थे व्यापारी हमारे, और वहां से गोल्ड आते थे हमारे इसके एवज में। हम बड़े एक्सपोर्टर थे वहां के, जिसको गोल्डन रूट कहते हैं। लेकिन ये कहीं इतिहास में कहीं जगह नहीं मिलती, हमारी पुस्तकों में न अध्ययन की प्रणाली में। और 1820 के बाद अंग्रेज उसी दौरान आ चुके थे। प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद पॉलिटिकल कंट्रोल भी ले लिए थे। और उसके बाद जो उन्होंने लूट की, ऑक्सफैम एक संस्था है, वो कहती है 90 ट्रिलियन डॉलर की लूट ब्रिटिश एम्पायर ने भारत की धरती से किया है। लेकिन हम उससे वाकिफ नहीं हैं। हम ले दे करके लड़ते भी हैं तो अंग्रेजों से आने के पहले के जो 200 साल का इतिहास है उसी से सारे युद्ध करते हैं। क्यों करते हैं? कि अंग्रेजों ने हमारे इतिहास में वही सुरंगी बारूद बिछा दिया कि तुम धर्म में भी, पंथ में भी अलग हो, जातियों में अलग हो, भाषाओं में अलग हो, प्रजातियों में अलग हो, तुम कभी एक थे ही नहीं, तुम कभी राष्ट्र थे ही नहीं, तुम एक बिखरे हुए टुकड़ों टुकड़ों में लड़ाकू आदिवासी समुदाय की तरह थे। तुमको हमने सभ्य किया और तुमको हमने राष्ट्र बनाया। ये कॉलोनियलिज्म को हमारे दिमाग में भर दिया मैकाले की शिक्षा। अब उसको अंडू करना है ना, उसको डिलीट करना है। उसको डिलीट करना है तो उसके लिए हमें हर स्तर पर, हर विषय में हमें अपनी पाठ्य पुस्तकों को जितना आधुनिक सामर्थ्य है, मैं नहीं कह रहा हूं सिर्फ यही पढ़ाते रहेंगे, इसके साथ एक बोध दे करके भारत की ज्ञान परंपरा के अनवरत इतिहास, चिरंतन इतिहास के प्रति गौरव देते हुए उनके अंदर ये भी सामर्थ्य देंगे कि आज 21वीं शताब्दी में स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, सॉल्यूशन ऑफ एनर्जी क्राइसिस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एआई जेनरेटिव्स, बायोटेक्नोलॉजी, ये जो एक बहुत तेजी से उभरता हुआ ज्ञान का एक सैलाब पूरी दुनिया में आ रहा है, वह दक्षता भी हमारे बीच होनी चाहिए। अन्यथा फिर हम वही उपभोक्ता के उपभोक्ता, पिछलग्गू के पिछलग्गू, नकलची के नकलची और टेक्नोलॉजी के इंपोर्टर ही बने रह जाएंगे। आज हम सबसे बड़े टेक्नोलॉजी के इंपोर्टर हैं। आपको मालूम है सबसे जो कॉम्पिटिटिव देश हमारा है चाइना, जिसको हम मानते हैं कि एशिया अगर उभर रहा है तो चाइना और भारत की बात हो रही है पूरी दुनिया में। चाइना एआई जनरेटिव कितने बनाए हैं, किसी को आइडिया है? एआई जनरेटिव्स चाइना ने कितने बना लिए? उसने बना लिए 29,000 एआई जनरेटिव। कितने बनाया? कुछ तो बोलिए, मुझे लगे कि आप सुन रहे हो। 29,000। और अमेरिका जैसा देश जो अपने को बड़ा काबिल मान रहा है, वो भी पिछड़ रहा है नॉलेज क्रिएशन में।
वो एआई जनरेटिव कितना बनाता है? वो बनाता है 6726 मात्र। और भारत इसी मैकालियन शिक्षा का जो दोष है कि हम लीडरशिप नहीं दे पा रहे हैं नॉलेज क्रिएशन में, हम अभी 23 एआई जनरेटिव भी नहीं बना पाए हैं, अभी प्रोसेस में हैं। आप सोचो कहां खड़े हैं, कहां खड़े हैं? चाइना 29,000 बना चुका एआई जनरेटिव। चाइना एनर्जी क्राइसिस में अपने मिनरल्स की खोज कर लिया। अगर न्यूक्लियर एनर्जी बनानी है तो यूरेनियम की रिसाइकलिंग ही नहीं, थोरियम भी ढूंढ करके थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहा है। और हम अभी यूरेनियम भी नहीं ढूंढ पाए, यूरेनियम की रिसाइकलिंग भी नहीं कर पाए, थोरियम तो बहुत दूर की बात। कोयला खत्म होने वाला है, ऑयल दुनिया से 25-30 साल में खत्म होने वाला है। डेवलपमेंट के लिए चाहिए ऊर्जा, और उसके लिए हमारे मन में कुछ नहीं है। हम तो पंथों और बिरादरियों के झगड़े में पड़े हुए। हमें इसकी तो कोई चिंता ही नहीं कि एनर्जी नहीं रहेगी तो डेवलपमेंट कहां से होगा। और उसके लिए क्या चाहिए? अगर आपको सोलर एनर्जी बनाना है, आपको विंड एनर्जी बनाना है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाना है, तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए लिथियम, कोबाल्ट, जिंक, पैलेडियम, ईडियम, यूरेनियम, थोरियम। भारत के पास लिथियम कोबाल्ट है, भारत के पास यूरेनियम है, भारत के पास भी मिनरल्स में थोरियम है, लेकिन हम अभी खुदान नहीं कर पा रहे हैं, हम उसकी रिफाइनिंग नहीं कर पा रहे हैं, हम उनकी प्रोसेसिंग नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से हमें एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है। आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल में अगर चाइना बंद कर दे रेयर अर्थ मिनरल तो कोई सोलर वोल्टिक सेल नहीं बन पाएगा। और इसका उदाहरण है अमेरिका। चाइना से कहा कि हम तुम्हारे पर टैरिफ लगाएंगे 150%। चाइना ने कहा ठीक है लगाओ, हम तुम्हें रेयर अर्थ मिनरल नहीं भेजेंगे, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। कोबाल्ट, जिंक, लिथियम बंद। घुटनों पर आ गए जनाब ट्रंप साहब, घुटनों पर। और उन्होंने चाइना से मिन्नतें शुरू कर दी हैं। आपने अगर देखा होगा, वार्ता जिस दिन होने वाली थी इधर 1 हफ्ते की लगातार उनकी, 3 दिन पहले वो सी जिनपिंग का चालीसा पढ़ रहे थे कि ही इज ए ग्रेट लीडर, ही इज ए ग्रेट, ही हैज गिवन ए न्यू डायरेक्शन टू द चाइनीज इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि उन्हें डर हो गया था कि हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए यूरेनियम नहीं मिलेगा, हमारे विंड एनर्जी के लिए लिथियम नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल कहां से टेस्ला बनाएगी। तो बंधुओं, मैं इशारा इमोशनल आधार पर नहीं कह रहा हूं कि शिक्षा व्यवस्था में बच्चों को प्रारंभ से ही एक वैज्ञानिक बनाने की चेतना लानी होगी। उन्हें अतीत से शिक्षा लेते हुए कि हमारे पूर्वज जब जब परिस्थितियां आई उसके अनुरूप उन्होंने ज्ञान सृजन किया, और उसके कारण ही पूरी दुनिया में वर्ल्ड व्यू दिया। तो आज भी आवश्यकता है कि हम 21वीं सदी में भारत की समस्या, दुनिया की समस्या का सही अध्ययन करें, और उसके आधार पर उसके उपचार के लिए, समाधान के लिए जिस तरह के ज्ञान की आवश्यकता है, जिस तरह की टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, उसके लिए बच्चों के अंदर सामर्थ्य भी हम विकसित करें, वो दक्षता दें। एनसीएफ यही कह रहा है, नॉलेज एंड कैपेसिटी, ज्ञान भी देना है और दक्षता भी देनी है। तो वो भी हम रखेंगे। हमारी पाठ्य पुस्तकों में आपको पूरी तरह से ये दक्षता मिलेगी। अगर आप ज्योग्राफी की पुस्तक पढ़ाएंगे हमारी, इकोनॉमिक्स की पुस्तक पढ़ाएंगे हमारी, तो भारत की समस्याओं और विश्व की समस्याओं के संदर्भ में बच्चे की भाषा में उस उम्र में उसे कितना उसकी ओर प्रेरित करना है, उसको ओरिएंट करना है, वो दृष्टि आपको किताबों में बचपन शुरू से ही मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। उसको हम रट्टा नहीं मरवा रहे, उसको हम इतिहास ऐसा नहीं पढ़ा रहे कि सुरंगी बारूद बिछा दें और रोज यही झगड़ा होता रहे आपस में। हम इतिहास इस रूप में पढ़ा रहे हैं
कि किस किस समय पर क्या क्या ज्ञान सृजन हुआ, कैसी कैसी आर्थिक स्थिति थी, कैसी कैसी हमारी दृष्टि थी, कैसा हमारा दर्शन था, कैसा हमारी जीवन पद्धति थी, और आज के परिवेश के अनुकूल चुनौतियों के लिए हमें कैसा होना चाहिए, यह सोचने के लिए उन्हें एक बौद्धिक उर्वरक दे रहे हैं, फर्टिलाइजर दे रहे हैं दिमाग। लेकिन उसके लिए दक्षता के साथ साथ उससे बड़ी चीज क्या होती है? एनसीएफ कहता है नॉलेज, कैपेसिटी, वैल्यूज, डिस्पोजिशन, दृष्टि। जैसे मान लीजिए मैं न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हूं, माफ करिएगा फिजिक्स का उदाहरण इसलिए दिया कि मैं फिजिक्स का विद्यार्थी रहा हूं। सपोज मैं न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हूं और मेरी दृष्टि अगर दूषित होगी, विध्वंसक होगी, तो हम क्या बनाएंगे? न्यूक्लियर बम, हाइड्रोजन बम। लेकिन अगर हमारी दृष्टि अभेद की होगी, सर्वसमावेशी होगी, ऑल इंक्लूसिव होगी, तो हम क्या बनाएंगे? न्यूक्लियर एनर्जी। वही दक्षता रावण में भी थी जो दक्षता राम में थी धनुर्विद्या की, जो दक्षता दुर्योधन में थी गदा की, भीम में शायद उससे कम ही थी अगर महाभारत को पूरा पढ़ेंगे। जो धनुर्विद्या अर्जुन के पास थी, कर्ण उनसे कमतर नहीं था, लेकिन हमारे इतिहास में उनको न्यूनतर स्थान क्यों दिया गया? वो क्यों पराजित हुए? क्योंकि उनकी दृष्टि सही नहीं थी। तो मात्र दक्षता से काम नहीं चलेगा। बहुत बड़े बड़े पहलवान, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी माफियाओं, डकैतों की बंदूक लेके घूमते रहते हैं, इसलिए उनकी दृष्टि नहीं है कि बल का प्रयोग कैसे करना, कहां करना। बड़े बड़े माफिया जिनको आप देखते हैं, बड़े बलवान हैं वो, लेकिन उनको ये विवेक नहीं है, दृष्टि नहीं है कि बल दिखाना है तो कारगिल पर चले जाओ ना। यहां पर जमीन कब्जा करने में और बंदूकें लेकर के लोगों को, व्यापारियों का अपहरण करने में क्यों ऊर्जा व्यय कर रहे हो? दृष्टि। दक्षता तो है, दृष्टि नहीं। वो कहते हैं साहब फलाने माफिया का फला बहुत बड़ा शूटर है, हम लोग भी बड़े प्रशंसा में सुन बातें करते हैं। अरे वो शूटर से कहो ना जाकर के जरा बाहर के आतंकियों को जरा शूट करके आए तो मैं उसको काबिल मानूं। दृष्टि नहीं, दृष्टि नहीं है। तो दृष्टि भी विकसित करना शिक्षा का उद्देश्य है, दक्षता के साथ साथ। अगर आपने दृष्टि सही नहीं दिया, इसलिए बुद्ध कहते थे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक विचार, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। और कोई दर्शन उठा देख लीजिए, सम्यक विजन की बात करते हैं। मैंने इस्लामिक फेथ के भी, पवित्र कुरान की भी कमेंट्रीज को पढ़ा। जिस तरह से उसमें अपने नफ्सियाती अमल की बात है, अपने नफ्स के खिलाफ उठ खड़ा होना, अपने इंद्रियों को नियंत्रित करने की बात है, या जिससे इत्तेफाक नहीं है, उससे भी संयम से, धैर्य से, एक सब्र के साथ रहने की जो एक पवित्रता है भावनाओं की। इस्लाम शब्द का अरबिक अर्थ होता ही है उसकी शांति। लेकिन हमने जितने भी हमारे दर्शन हैं उनकी दृष्टि से दूर हो गए। हम अभेद की बात करते करते जातिवादी क्रूरता में चले आए, वो शांति की बात करते करते अनेक हिंसक घटनाओं में आ गए। इसलिए कि हमारी दृष्टि दर्शन की ओर सही रूप से, सही दृष्टि से स्थापित ही नहीं है। शिक्षा में हमें बताना पड़ेगा कि ये जो हमारे सारे ग्रंथ हैं, हमारे जो महानायक हैं, चाहे किसी पंथ के हो, उन्होंने जिस सामाजिक सद्भाव, जिस अभेद दृष्टि की बात की है, जिस वेदांत की बात की है, जिस एक ईश्वर की बात की है, जिस एक निर्माता की बात की है, उस दृष्टि के साथ हम अभेद के साथ अपनी दक्षता का कैसे प्रयोग करें और पूरे राष्ट्र को एक साथ जोड़ करके आचार्य चाणक्य के अखंड भारत का निर्माण कैसे करें,
वो दृष्टि भी दक्षता के साथ देना जरूरी है। तो इस तरह से अगर मैं अनवरत चर्चा करूं तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। मैंने थोड़ी थोड़ी आपको एक हिंट्स दी कि हम कोई संकीर्ण पूजा पाठ करने वाली भाषा के बोर्ड नहीं है। हम संस्कृत को मान्यता देते हैं तो इस रूप में देते हैं कि संस्कृत साहित्य में हमारे हजारों साल की ज्ञान संपदा, विज्ञान, खगोल विज्ञान, गणित, आयुर्वेद, वास्तुकला, नाट्यशास्त्र, सारे के सारे ग्रंथों में ज्ञान परंपरा है, उसमें सिर्फ पूजा पद्धति नहीं है। और विल डुरांट कहता है, एक विल डुरांट का नाम सुना है? अमेरिकन फिलोसोफर है, बहुत बड़ा, 24 वॉल्यूम में लिखा है दुनिया के बारे में, स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, 24 वॉल्यूम है उसमें। वो कहता है भारत की संस्कृति पूरे विश्व की संस्कृति की मां है। वो कहता है भारत की, विश्व की सभी भाषाओं की मां संस्कृत है। वो कहता है कि क्रिश्चियनिटी की करुणा बुद्ध की करुणा से है। वो कहता है पश्चिम का लोकतंत्र भारत के महाजनपदों, तिरुमिरूर चोल साम्राज्य के और वेदों के सभा समितियों, राष्ट्र की अवधारणाओं से ही सीखा। वो कहता है कि जो वेदांत का अहम ब्रह्मास्मि, एक ही ब्रह्म के व्यक्त स्वरूप होने की बात है, दुनिया के सभी दर्शनों में एकेश्वरवादी पंथों का विकास भी वेदांत के गर्भ से हुआ। ये विल डुरांट कह रहा है, एलपी सिंह नहीं कह रहे। नॉर्वे का एक फिलोसोफर आर्ने नए से 21वीं सदी का, वो कहता है इस पृथ्वी को बचाना है, अगर मनुष्य को छोड़ दो, पृथ्वी को भी अगर बचाना है, इसके सारे अस्तित्व को, तो भारत की संस्कृति की ओर देखो, प्रकृति धर्मा संस्कृति की ओर देखो, जो प्रकृति के साथ तादात्म्य होकर के जीने की परंपरा है। तो भारतीय शिक्षा को दृष्टि ये भी दे रहा है कि प्रकृति तुम्हारे दुश्मन नहीं। जो यूरोपियन कॉलोनियलिज्म कहता है, अभी सिंह साहब हमसे कह रहे थे कि क्लाइमेट कैसे पढ़ाएंगे। अगर आपके पास ये दृष्टि होगी कि प्रकृति के हम अभिन्न हिस्से हैं, प्रकृति हमसे भिन्न नहीं है, प्रकृति से हमारा कोई युद्ध नहीं है, प्रकृति हमारी कोई दासी नहीं है, प्रकृति हमारे दोहन की वस्तु नहीं है, बल्कि प्रकृति हमारी उस तरह से पोषण करती है जैसे 9 महीने मां हमारा अपने गर्भ में पोषण करती है। अगर हम गर्भ से बाहर निकलते हैं तो पूरी जो प्राकृतिक पूरी कायनात है, ये हमको गर्भ में रख लेती है, हमारा पोषण करती है, वायु से, जल से, तमाम जीवनी शक्तियों से पोषण करती है। तो जब हम प्रकृति को मां मानेंगे, प्रकृति को अपना मानेंगे, प्रकृति को हम दोहन की वस्तु नहीं मानेंगे, और यूरोप के फ्रांसिस बेकन की उस फिलॉसफी को नहीं मानेंगे कि प्रकृति तुम्हारी दासी है। फ्रांसिस बेकन कहता था प्रकृति तुम्हारी दासी है, हम कहते हैं प्रकृति मेरी मां है। जब ये दृष्टि होगी तो क्या क्लाइमेट चेंज होगा? ये अगर दृष्टि होगी हमारे हर विकास के आयाम में, हर गतिविधियों में, हम ठहर जाएंगे। हम पानी में थूकते नहीं थे, बचपन में कहते थे तुम्हें कोढ़ हो जाएगा। किसी न किसी मेटाफर की तरह समझाया जाता था कि प्रकृति तुम्हारी श्रद्धा की वस्तु है, नदियां तुम्हारी मां हैं। ये क्यों सिखाया जाता था? इसको हमने कंजर्वेटिव मान लिया, पानी को दूषित करना अपना कर्तव्य मान लिया विकास के नाम। तो विकास को संतुलित अगर करना है, इकोलॉजी विथ इकोनॉमी, आर्थिक विकास पारिस्थितिकी संतुलन के साथ, सस्टेनेबिलिटी की जो चर्चा होती है वो भाषणों से नहीं होगी, जीवन आचरण से होगी। और जीवन आचरण कहां से सिखाती है? भारत की संस्कृति की दृष्टि सिखाती है कि प्रकृति तुम्हारी भोग्य नहीं है, प्रकृति तुम्हारी पोषिका है, तुम्हारा अस्तित्व भी प्रकृति के अस्तित्व से ही परिभाषित है। यह दृष्टि पैदा करना है भारतीय शिक्षा। तब जाकर के युद्धों से, आर्थिक विपन्नताओं से, आर्थिक क्रूरताओं से, पंथिक हिंसाओं से, युद्धों से हम तभी मानवता को उबार पाएंगे, भारत को हम समर्थ कर पाएंगे और विश्व में हम एक भारत का ध्वज फहरा सकते हैं जब इस दृश्य से करें। हम नहीं कह रहे हैं कि आप भारतीय शिक्षा बोर्ड से ही जुड़ो, जुड़ जाओगे तो पूरी तरह से जुड़ जाओगे, अच्छी बात है।
नहीं भी जुड़ सकते हो तो कम से कम इस दृश्य से जरूर जुड़ जाना। चाहे तुम्हें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुड़े हो, चाहे सीबीएसई से जुड़े हो, चाहे आईबी बोर्ड से जुड़े हो, उनको भी बाध्य करना कि तुम्हारी पुस्तकों में ये दृष्टि होनी चाहिए, दक्षता होनी चाहिए। और अगर वो नहीं मानते हैं तो हमसे जुड़ जाओ, और अगर पूर्णता में प्रयोग करना है तो पूर्णता से जुड़ जाओ। सीबीएसई वालों से मैं कहता हूं कि भाई हम भी बच्चे हैं भारत सरकार की, तो हमसे इतना सौतेला व्यवहार क्यों करते हो? इसलिए कि हम नए हैं। कई लोग कहते हैं साहब ये नए हैं, अभी थोड़ा रुक जाओ। भाई हम बचपन में थे, हमारी उम्र के तो 2-3 लोग दिख रहे हैं, 4-5 लोग सामने। आप बताओ, हमारे जमाने में भाई क्रिकेट होता था तो सुनील गावस्कर सबसे बड़े बैट्समैन थे। हम लोगों को लगता था इससे बड़ा कोई बैट्समैन होगा नहीं। थोड़े दिन बाद सचिन तेंदुलकर आ गया तो गावस्कर को भूल गए लोग। कुछ दिन बाद हुआ कि सचिन का कोई पैरेलल नहीं हुआ तो विराट कोहली खड़ा हो गया, वह भी उसने उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब उसके फैन हो गए लोग। अब लग रहा था विराट कोहली कोई विकल्प नहीं होगा। अब देखिए, एक नहीं 3-3 विकल्प खड़े हो गए फिर। तो क्या ये माना जाए कि जो नया है वो खराब होता है क्या? जो नया है अगर वो संपूर्ण शोध के साथ, समग्रता के साथ, एक होलिस्टिक विजन के साथ, 21वीं सदी के कौशल के साथ और अपनी भारतीय संस्कृति के जुड़ाव के साथ और एक अभिनव नई दृष्टि के साथ अगर बच्चों को गढ़ने के लिए कोई बोर्ड आया है तो उसको क्यों नहीं मानते हो? नए सिरे से उसका सम्मान करो, अभिनंदन करो। नहीं करोगे तो पिछड़ जाओ। इतना मैं जरूर संकेत दे रहा हूं।